बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के बाब नंबर 4 स्टैशियोमेट्री के टॉपिक नंबर 4.6 एवोगैड्रोस नंबर और टॉपिक नंबर 4.7 मोल और मोलर मास को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स कीमियाई अमल में हिस्सा लेकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बहुत सारे एटम्स भी होते हैं या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम यकीनन ये जानना चाहते हैं कि रिएक्टेंट्स मास की किस निस्बत से केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स मास की कौन सी निस्बत होती है, कितने रिएक्टेंट्स आपस में कितने दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे और फलां चीज़ कितनी बनेगी, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनकी मास की निस्बत क्या है एक दूसरे के लिहाज से। ठीक है, यानी कि अगर हमने पानी बनाना है तो कितने ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और कितने ग्राम पानी बनेगा वगैरह वगैरह। ये रिएक्टेंट्स की मास की निस्बत होती है और प्रोडक्ट्स भी हम कह सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारी ये कोशिश होगी कि रिएक्टेंट्स के मासेस को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ग्राम्स में गैस करना चाहते हैं। ठीक है, इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम केमिकल फार्मूला और एटमी मास के नज़रिए को ऐसे नज़रिए में तब्दील कर दें जिनसे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की मिकदारों को ग्राम्स में ज़ाहिर कर सके। तो हम असल में ग्राम्स में ज़ाहिर करना चाहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारों को। ठीक है, इस मकसद को हासिल करने के लिए एक इतालवी साइंसदान था एवोगैड्रो। ठीक है, इतालवी साइंसदान था, एवोगैड्रो उसका नाम था। उसने दर्ज झैल तरीके से हमारी मदद की थी। तो चलें सारा उसका हम तरीका देखते हैं। आइए झैल में दर्ज एक ऐसे तामल से शुरू करें जिसमें दो कार्बन एटम्स, देखें दो कार्बन एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो एटम और मॉलिक्यूल्स में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये कार्बन है सी, यानी कि कार्बन सिर्फ ये इसका एटम है, फ़र्ज़ कर लें ये एक ही एटम है तो एक एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन में देखें ये दो एटम्स हैं, O2 है, 2 लिखा हुआ है ना, तो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन के जो दो एटम्स हैं वो ऐसे आपस में केमिकल बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ये एटम्स नहीं बल्कि ये मॉलिक्यूल बन जाता है। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो एटम्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल है। एंड इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का हम देखें तो उसमें भी देखें दो एटम्स है ना, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। तो ये लेट सपोज छोटे वाला हम कार्बन का ले लेते हैं और बड़े वाला जो है वो ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता चला ना कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क होता है। एटम्स अकेले होते हैं और मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें दो एटम्स हैं O2 तो ये मॉलिक्यूल है, इसमें भी दो एटम्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन का तो ये मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ C है, कार्बन है तो ये एटम होगा। ठीक है, अच्छा बाकी ना जो ये दो एटम्स कैसे मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, इधर एक मॉलिक्यूल क्यों है, इसके लिए मैं आपको इसकी बैलेंस करवाना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि कार्बन है, कार्बन का एटम है प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। ठीक है, ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ना ये बना रहे हैं। अब हमने ना इसको बैलेंस करना होता है, मतवाजन करना होता है। इधर कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ये तो मतवाजन है ना, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर दो है, तो मैं यहाँ दो लगाऊंगा। ठीक है, अब देखें दो एक बार दो, यहाँ एक होता है ऑक्सीजन का, यहाँ वो लिखते नहीं है, दो एक बार दो, इधर ऑक्सीजन के दो एटम्स हो गए और इधर भी ऑक्सीजन के दो एटम्स है। ऑक्सीजन बैलेंस होगी लेकिन कार्बन अब डिस्टर्ब हो गया, इधर कार्बन के दो एक बार दो हो गए तो मैं दो यहाँ पर भी लगाऊंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मसावात को मतवाजन या बैलेंस करना होता है, वो आपने याद रखनी है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि दो कार्बन एटम्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये चीज़ देखिएगा आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो कार्बन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर आगे एवोगैड्रोस ने ये सारा किया था। ठीक है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि इनफरादी तौर पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मासे से हिसाब कर सकें, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, उनके मासे से हिसाब लगाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इनके मासेस बहुत कम होते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि दो एटम्स में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, दो एटम्स कार्बन के होंगे और वो दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाएंगे, तो इनके मासेस कितने ग्राम। अब एक एटम या दो एटम्स का मास ग्राम में हम नहीं जाहिर कर सकते, वो बहुत छोटा है, मासेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा इस मुश्किल को हल करने के लिए हम रिएक्ट करने वाले ज़रात की तादाद में इजाफा करते हैं। अब हमने ज़रात की तादाद में कैसे इजाफा करना है, जैसे यहाँ पहले दो था ना तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर एक था ना इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर दो है इसको भी हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 200 हो जाएगा, ये 100 और ये 200।
तो फिर 200 एटम्स मिलकर 100 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ 200 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाएंगे। अच्छा, अब इसको इजाफा कर देंगे, 100 पहले किया, अब हम 10,000 से कर रहे हैं नीचे, तो यहां पर हम 2 को 10,000 से ज़रब देंगे, वो 20,000 एटम्स, फिर ये एक ही है तो वो एक ज़रब 10,000, वो 10,000 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, 10,000 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड के ना, वो मैंने ऊपर आपको बताया, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 20,000 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि 20,000 कार्बन के एटम्स 10,000 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 20,000, ये 2 ज़रब 10,000 करेंगे 20,000 हो जाएगा, 20,000 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये चलें, देखिए हमें पता चल गया ना उस निस्बत से, 2:1:2 की निस्बत से, ठीक है। अच्छा, आगे मजीद हमने इनको ना बढ़ाना है, क्योंकि 10,000 मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। रिएक्ट करने वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाने से इनके रिएक्ट करने की निस्बत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए निस्बत तो वही रही ना, 2:1:2, जो ऊपर ओरिजिनल थी हमारे पास, हमने मतवाजन की मसवात से देखा था, ठीक है। तो निस्बत में जी कोई फ़र्क नहीं आया। रिएक्ट करने वाले ज़रात की तादाद में इजाफा करने से भी हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये 100 या 10,000 ये अभी भी स्टिल बहुत छोटे नंबर्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत छोटे होते हैं, 10,000 या 20,000 से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तादाद अब भी बहुत कम है। रिएक्ट करने वाले ज़रात की तादाद इस हद तक बढ़ाने की ज़रूरत है जिनसे हमारे लिए इनके मासेस का हिसाब करना आसान हो जाए। तो चले स्टूडेंट्स, अब हमने ना 10,000 की जगह ये एक नंबर लिया है 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, और यही स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो पहले हमने 100 से ज़रब किया, फिर 10,000 से, अब इस नंबर से करेंगे 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, 2 के साथ ज़रब हो गया, और इधर 1 के साथ करेंगे तो वो यही रहेगा 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, और इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड के, इधर भी हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एवोगैड्रोस नंबर आ गया। अच्छा, अब ये देखें 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और इसका इंतखाब हमने क्यों किया, यहाँ पर हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, 10,000 से सीधा हम इतने बड़े नंबर पर आ गए। तो उसकी वजह यह है कि किसी भी शय का अगर 1 ग्राम होगा, उसमें 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटॉमिक मास यूनिट्स होंगे, AMUs होंगे, क्योंकि हम ग्राम में जाना चाहते हैं ना, हमने ऊपर देखा कि हम इनको ग्राम में मासेस की निस्बत मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने ये 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 नंबर लिया, क्योंकि 1 ग्राम में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसवात 2 में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें हम इस तरह लिखेंगे। ये वाली जो हमारे पास मसवात 2 है, इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम अब ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये 2 एटम्स कार्बन के थे, तो 2 को 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 से भी हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें AMU चाहिए, चूंकि ये कार्बन है ना, तो कार्बन का जो मास होता है ना वो 12 होता है, मतलब उसका एटॉमिक मास यूनिट में जो मास होता है वो 12 होता है। तो इसको 12 AMU के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 12 AMU के साथ हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, देखें हमने ये देखा, यहाँ पर बात समझिएगा कि अगर 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट AMU है, ये होंगे तो उसकी जगह हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 है और ये जो AMU है, इन दोनों की जगह हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। देखें 1 ग्राम इन दोनों के बराबर ही है। अगर आप यहाँ पर भी इंग्लिश में लिख लो AMU तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट का वो सिंबल है AMU, ठीक है। तो 2 ज़रब इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, और 12 तो कार्बन का मास है ना एटॉमिक मास यूनिट में, तो 12, तो 2 12 बार 24 हो जाएगा। इन दोनों की जगह हमने 1 लिखा होगा, तो 24 1 बार 24, तो ये 24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से O2 देखें, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स थे, वो लिखे, और साथ में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट में मास होता है वो एक ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 16 2 बार 32 हो जाएगा, तो इसको 32 AMU के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 और AMU की जगह हम 1 लिख लेंगे, तो 32 1 बार 32 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो 2 ज़रब, ये 2 हमारे पास ये वाला आया था ना कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो वो वाले तो हमने इसी तरह से लिख लिए नीचे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टूडेंट जो AMU में मास है वो कितना होता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 1 एटम तो कार्बन का है और 1 ऑक्सीजन का है। कार्बन का 12 AMU होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये हमने अभी देखा इन दोनों में। तो 12 और 16 को जमा कर देंगे तो वो 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 AMU ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने 28 AMU लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड के उसका, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन देखें, ये 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 है, ये AMU है, इन दोनों की जगह हम 1 लिख देंगे, क्योंकि वो हमने ऊपर देखा कि 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम हम लिख सकते हैं ना।
तो इधर हमने 1 ग्राम लिख लिया, फिर 2 ज़रब 28 ही रहेगा ना, तो 2 ज़रब 28 और ये ग्राम देखें आ गया जो हमने लिखा है उन दोनों की जगह, इसकी और इसकी जगह, ठीक है। तो 228 पर 56 ग्राम हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 228 पर 56 ग्राम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मास हमें पता चल गया 56 ग्राम, ठीक है। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, अब हमें इन सारों के मासेस ग्राम्स में देखें हमने मालूम कर लिए एवोगैड्रोस नंबर की मदद से, ठीक है। तो कार्बन का देखें 24 ग्राम आया था, ऑक्सीजन का 32 ग्राम आया था और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया 56 ग्राम आया है। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरह से हमने कम तादाद से ज़्यादा तादाद में और फिर ग्राम्स में हम चले गए हैं। अब हमें यह पता चल गया है कि अगर 24 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो इस तरह से हमने मासेस की निस्बत मालूम कर ली है एवोगैड्रोस नंबर जो कि 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 है उसकी मदद से, ठीक है। और यहाँ पर ये रिलेशन हमने यूज़ करना है कि 1 ग्राम में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि किस तरह एक सादा इक्वेशन से शुरू होकर हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस की निस्बत, देखिए ये मासेस है ना, ग्राम मास का यूनिट है, मासेस की निस्बत मालूम कर ली है जिसको हम बासानी लेबॉरेटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब लेबॉरेटरी में अगर हमें 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए तो लेबॉरेटरी में हम कार्बन जो है वो 24 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन 32 ग्राम लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 56 ग्राम हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी इन दोनों को जमा कर लें तो वो 56 ग्राम ही है, ठीक है। 32 में 24 जमा करेंगे तो वो 56 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो मसवाद नंबर 3 के मुताबिक 24 ग्राम कार्बन में 2 ज़रब 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन के एटम्स हैं जी, कार्बन के एटम्स हैं हमने देखा। जबकि 32 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हैं, क्योंकि O2 है तो वो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इस तरह 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में स्टूडेंट्स ये उन्होंने गलत लिख दिया है, क्योंकि 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 ज़रब 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स है। मैं आपको पीछे से बताता हूँ। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 ज़रब 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने ना गलत लिख दिया। तो आपने ना स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी लिख लेना है, ठीक है। ये उन्होंने गलती से 2 नहीं लिखा, ठीक है। तो इतने मालिक्यूल्स हैं 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 ज़रब 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये जो आगे तारीफ है ना स्टूडेंट्स, ये एवोगैड्रोस नंबर की तारीफ है। इस नंबर 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 को अमीडो एवोगैड्रो के नाम की मुनासबत से एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और इसको हम Na सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तारीफ आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर को ना अमीडो एवोगैड्रो ने मतलब दरियाफ्त किया था ना, हाँ, तो इसी के नाम की वजह से हम उसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये जो नंबर है 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, ठीक है। और इसका सिंबल Na होता है। अच्छा, आगे मोल और मोलर मास क्या है इसको चले समझते हैं। चूंकि इल्म कीमिया में एवोगैड्रोस नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये जो हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है केमिस्ट्री में। इसलिए किसी एलिमेंट या कंपाउंड की वो मिकदार जिसमें n ज़रात हों उसको मोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोल की तारीफ करनी है। तो एक मोल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, इसी तरह से एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रात या पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। Na ज़रात, Na का मतलब 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 है, ये बात आपने याद रखनी। मोल एक दर्जन या ग्रास की तरह का नंबर है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक दर्जन माल्टू में 12 माल्टे होते हैं, इस तरह किसी शय के एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स एटम्स, मालिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ ना आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक पूरी तारीफ कर लें क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपको समझ आई ना कि एक मोल का मतलब क्या है, 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दर्जन का मतलब 12 चीज़ें होता है, तो एक मोल का मतलब 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स एटम्स, मालिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। जब मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ज़रूरी है कि इस शय में मौजूद छोटे से छोटे पार्टिकल्स की वजाहत की जाए। छोटे से छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे आयंस हैं, एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं, बड़े छोटे होते हैं। दर्ज झैल मिसालों से आपको ये समझने में मदद मिलेगी। फिर स्टूडेंट्स ना आपने ये मिसालें भी करनी है, ठीक है। जैसे एक मोल कार्बन में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं और कार्बन का मास 12 ग्राम है, वो तो पता है ना, 12 mu पीछे भी हमने देखा, ठीक है। तो ये इसकी कर लें एक मिसाल। फिर एक मोल ऑक्सीजन मालिक्यूल्स O2, अब ये मालिक्यूल्स हैं, O2 का मतलब ऑक्सीजन के एटम्स नहीं होंगे, यहाँ पर ये मालिक्यूल्स हैं, तो इस वजह से 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स होते हैं और इसका मास 32 ग्राम है। वो तो मैंने आपको बताया कि एक O का 16 होता है, तो O2 है तो 16 2 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक मोल सोडियम क्लोराइड में, अब सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स होते हैं
वो आपने याद रखने हैं, उनके मालिक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है। पीछे हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स के मालिक्यूल्स नहीं होते बल्कि फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं, और इसका जो मास है वो 58.5 ग्राम होता है, क्योंकि सोडियम का 23 होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आप इन दोनों को प्लस कर लें तो वो 58.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि किसी भी चीज़ का 1 मोल है, उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने ही पार्टिकल्स होंगे, अगर वो एटम्स हैं तो एटम्स, मालिक्यूल्स हैं तो मालिक्यूल्स, अगर आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके फार्मूला यूनिट्स होंगे, लेकिन होंगे एवोगैड्रोस नंबर जितने ही एक मोल में, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये बात भी पता चली है कि कार्बन का अगर 1 मोल होगा तो उसका मास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का अगर 1 मोल होगा तो उसका 32 ग्राम है, ऑक्सीजन मालिक्यूल्स का ना, और अगर सोडियम क्लोराइड का होगा तो उसका मास 58.5 ग्राम है। तो किसी भी शय का अगर 1 मोल होगा तो उनका जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास से समझ रहे हैं ना आप, हाँ, कि 1 मोल का मास, ठीक है, तो उसके नाम से ही जाहिर है मोलर मास, 1 मोल का मास। तो किसी भी शय के 1 मोल का मास उसका मोलर मास कहलाता है। तो ये तारीफ आपने मोलर मास की कर लेनी है, ठीक है, और बाकी इधर से एक आधी मिसालें साथ कर दीजिएगा। अच्छा, इस तरह हाइड्रोजन एटम्स का मोलर मास इसके 1 मोल का मास यानी 1.008 ग्राम होगा, और हाइड्रोजन मालिक्यूल्स का मोलर मास इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ही H है, और जो हाइड्रोजन मालिक्यूल्स होते हैं वो H2 हो जाते हैं, H2। तो एक H का 1.008 ग्राम है मोलर मास, और H2 यानी हाइड्रोजन मालिक्यूल्स का, जिसमें 2 एटम्स आ जाते हैं, उसका इसका दुगना हो जाएगा। तो इसको 2 से ज़रब करेंगे तो वो 2.016 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मोल और मोलर मास की तारीफ के बाद हम आर्टिकल 4.6 की मसवात को दोबारा दर्ज झैल तरीके से लिख सकते हैं। जो भी पीछे हमने ये सारी मसवातों को देखा, 2 एटम्स, 1 मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल्स, फिर कार्बन एटम्स के 2 मोल्स हैं, ये देखें 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो 1 है, और यहाँ पर 2 है। अब अगर ये 2 मोल्स हैं तो 1 मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होंगे, तो यहाँ 2 हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 है तो वही रहेगा, लेकिन ये मालिक्यूल्स आ जाएगा क्योंकि O2 मालिक्यूल है, और यहाँ भी 2 के साथ मालिक्यूल्स को 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल से ज़रब करेंगे। और फिर हमने देखा कि 24 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम, वो हमने देखा। कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम है, इसी वजह से उसको मोलर मास कहेंगे। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 12 बार 24, और ये ऑक्सीजन का 1 मोल है, और एक ऑक्सीजन का जो मतलब ऑक्सीजन O2 का 32 ग्राम होता है ना, हाँ, 16 जमा 16 32, तो 32 ग्राम आ जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 का 28 होता है, तो 2 का 2 28 बार 56 ग्राम हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मिसाल है, मिसाल करके फिर हमने मशक भी करनी है, तो इस मिसाल को अच्छी तरह से समझिएगा, दोनों ये मिसालें हैं, ठीक है। तो द जैल कंपाउंड्स के मोलर मासेस ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल वही जो मोलर मास होता है ना, कि 1 मोल में कितने ग्राम हैं मालूम करने। अच्छा देखिए, फार्मूला उन्होंने दे दिया है H2SO4 और ग्लूकोज का C6H12O6 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ना अलग-अलग एटॉमिक मास या एटमों के मास पता होने चाहिए। जैसे अगर इसमें चलें पहले देख लें, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। सल्फर का, तो ये हाइड्रोजन का आपने याद रखना है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक मास S का 32 होता है, वो याद रखना है। ऑक्सीजन का तो हमने देखा वो 16 होता है, ठीक है। तो अब इस फार्मूले के तहत इनको खोलेंगे, जैसे H2 है ना, ये देखें H2 यानी कि 2 ज़रब 1 करेंगे, 1 है ना H का, लेकिन इसमें 2 एटम्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा, और सल्फर का 1 ही है तो उसको 1 से ही ज़रब करेंगे, क्योंकि 1 ही ऐसा आपको नज़र आ रहा है, और एक सल्फर का 32 है तो 1 32 करेंगे, जमा। ऑक्सीजन के देखें 4 एटम्स हैं यहाँ पर, तो 4 को 16 के साथ करेंगे, क्योंकि 1 O का 16 होता है, तो 4 ज़रब 16 करेंगे। फिर स्टूडेंट्स इनको आप ज़रब करके प्लस कर लेंगे, 16 4 बार 64 होगा, 64 में 32 जमा करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 96 में 1 2 बार 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 98 ग्राम पर मोल ये सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आ गया, ठीक है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 मोल होगा तो उसका मास 98 ग्राम है। अच्छा, इसी तरह से इधर आए तो कार्बन का मास, एटॉमिक मास हमें पता है 12 है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का हमें पता है 1 है, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो ये चीज़ उन्होंने ना H पहले लिख दिया, तो चलें कोई मसला नहीं है, और कार्बन का 12 हो गया। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, तो ऑक्सीजन का हमने 16 लिख दिया। अब खोलें, 12 ज़रब 6 या 6 ज़रब 12 करेंगे, क्योंकि इसके 6 एटम्स हैं ना कार्बन के, इस वजह से। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ना उन्होंने गलती ये कर दी है कि यहाँ उनको 6 लिखना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो चले मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 6 मस्ट आएगा, ये 6 पता है ना क्यों आ रहा है,
ये कार्बन के 6 एटम्स हैं, इस वजह से यहाँ आपने 6 लगाना है, ठीक है। तो 6 ज़रब 12 किया जमा 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो 12 ज़रब 1 करेंगे, देखें 12 ज़रब 1 जमा, और ऑक्सीजन के यहाँ 6 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, तो 6 ज़रब 16 करेंगे, तो ये देखें 6 ज़रब 16 उन्होंने कर दिया। फिर 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 6 बार स्टूडेंट्स कितना होगा, 6 2 बार 12, 2 लगेगा, एक कैरी, 6 एक बार 6 और एक 7 आ गया, तो 12 6 बार 72 हो गया, 12 एक बार 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 आप लिख लें, और 6 16 बार कितना होता है, 6 6 बार 36 हो जाएगा, 6 लगेगा, 3 कैरी आएगा, और 6 एक बार 6 और 3 9, तो वो 96 आ जाएगा। अब इन सबको मैं प्लस करने लगा हूँ, 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गया, 0 लगा, एक यहाँ पर कैरी यहाँ हासिल चला जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18 आ जाएगा। तो ये देखें जी 180 आ गया। तो इस तरह से 180 ग्राम फी मोल, यानी कि एक मोल का जो इसका मास है, मोलर मास, वो 180 ग्राम है ये ग्लूकोज का C6H12O6 का, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इन दो मिसालों को करना है। अब आगे ये चलें करते हैं, चलें मशक अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है H3PO4 का मोलर मास हमने मालूम करना है। तो इस तरह से पहले आपने लिख लेना है H3PO4 का मोलर मास, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये वाला 3 हमने लिखा हुआ है जो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का मोलर मास जो है वो 1 होता है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इस वजह से 3 को 1 से ज़रब देनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्रैकेट का मतलब ज़रब ही होता है, ठीक है। आगे फास्फोरस की जानिब बढ़ना है और दरम्यान में आपने प्लस लगाना है। तो ये देखें हमने प्लस लगा दिया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस, और ये 3 इधर हमने मल्टीप्लाई करवाया था। अच्छा फास्फोरस का देखें एक ही आइटम है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो 1 है, तो इस वजह से ये 1 लिखेंगे। और फास्फोरस का जो मोलर मास होता है ना वो 31 होता है, ये आपने याद रखना है, फास्फोरस का 31 है, ठीक है, 31। अच्छा फिर उसके बाद आगे प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो 4 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, 16 के साथ, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। और दरम्यान में हमने प्लस लगाना होता है और इन एटमों की तादाद को मल्टीप्लाई भी करना होता है उस मोलर मास के साथ। तो ओके जी, ये आपने याद रखना है। अब आगे ना इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 एक बार 3 हो जाएगा, 1 31 बार 31, और 4 16 बार 64 हो जाएगा। फिर इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो 98 ग्राम पर मोल हमारे पास आएगा। और मोलर मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, तो वो एंड पर आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। इनको प्लस किया, 98 आया, ग्राम पर मोल आपने लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिखना है। अच्छा सिलिकॉन का ना 28 होता है, ये आपने याद रखना है, सिलिकॉन का 28 होता है, 28 ग्राम पर मोल मोलर मास। इसका एक एटम ही है ना, SI देखें एक ही है, तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, आगे प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है, तो वो हमने ऊपर भी देखा। फिर एक 28 बार 28 हो गया, 2 16 बार 32 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो वो 60 आ जाएगा, तो 60 ग्राम पर मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मोलर मास आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास C12H22O11 है, ठीक है। अच्छा इसका मोलर मास आपने लिखना है। आप देखें कार्बन के 12 एटम्स हैं और कार्बन का मास भी, मोलर मास जो है वो 12 ही होता है, तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 ज़रब 12 जमा हाइड्रोजन के यहाँ पर 22 एटम्स हैं, तो 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल होता है, तो वो 1 लिखा हमने। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं, तो 11 को लिखा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या मोलर मास हमने देखा वो 16 होता है, तो इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 बार 144 हो जाएगा, 22 एक बार 22 हो गया, और 11 16 बार 176 हो जाएगा। फिर इन तीनों को जमा कीजिएगा तो वो 342 आ जाएगा, फिर ग्राम पर मोल आपने लिख लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो N2O4 है, इसका मोलर मास हमने फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, ये आपने याद रखना है। ऑक्सीजन का तो हमें ऑलरेडी पता है वो 16 होता है, सो 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 14 बार, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 14 बार 28, 4 16 बार 64, 28 और 64 को जमा करेंगे तो 92 आ जाएगा, और ग्राम पर मोल आपने लिख लेना है, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट जो है इस मशक का MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम का ना आपने याद रखना है 24 होता है, ये कार्बन से दुगना वजनी होता है, कार्बन का 12 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, ठीक है। इसका एक एटम ही है तो 1 ज़रब 24 ही करेंगे, जमा कार्बन का भी एक एटम है तो 1 ज़रब 12 करेंगे, आगे जमा ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 3 ज़रब 16 करेंगे, तो ये 3 ज़रब 16 किया, फिर एक 24 बार 24, एक 12 बार 12, 3 16 बार 48 आ गया। इन तमाम को या इन तीनों को जमा करेंगे तो वो 84 आएगा, तो 84 ग्राम पर मोल हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास आ जाएगा, ठीक है।